जब आपको कामयाबी मिली पहली बार, उसके बाद लोगों के रवैये में आपने क्या डिफरेंस देखा? पहले ये होता था कि अरे ये तो कतई कंडम होगी, इसके तो छोरा भी ना हुआ, तो जिंदा लाश है। और बाद में बोला हमारे गांव का एक शेर है। आपने स्टीरियोटाइप्स का सामना किया होगा कि आप इस एज में स्पोर्ट्स में आ रही हैं। बहुत किया, इतना किया कि मेरे पति ने ही बिलीव नहीं किया कि ये कहाँ चल दी दिल्ली। मैंने कहा मैं खेलने जाऊंगी दिल्ली। उस वक्त बुरा लगा, लेकिन उससे कहते हैं ना, इट गेव मी अ कैटापल्ट इफेक्ट। जैसे आप गुलेल में पत्थर को पहले खींचते हो, तो वो जो खींच आई उससे जो आगे निकला पत्थर गति से, तो वो कुछ चिड़चिड़ाहट कह लो, कुछ जोश कह लो, कुछ गुस्सा कह लो। और ओलंपिक्स की बात हो रही थी, तो खाप में बातें चली। बोले भाई तुम्हारे इलाके का तो नहीं चला। हमारे इलाके के सरपंच ने बड़े गर्व से कहा रुक जाओ, अभी रियो खत्म नहीं हुआ है, हमारा एक शेर बाकी है। खिलाड़ी को शेर ही बोला। शेरनी नहीं बोला। आप हरियाणा से हैं, वहाँ की बेटियां आपसे इंस्पायर हुई कि हाँ, हमें भी दीपा मालिक जैसा नाम करना है। तो जब लड़कियों ने घर में बोला, बोला क्या खेलेगी तू, क्या खेलेगी? तो बोले वो खेल खेलूंगी जो दीपा मलिक खेलती है। बोले ओ दीपा मलिक वाला खेल खेलेगी, वो तो घड़ा सुतरा खेल से है, जरूर खेल। ग्रैटिट्यूड का और मैनिफेस्टेशन का कितना रोल? 200%। मैं खेल तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं। मेरी आज की मेहमान को किसी परिचय या इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इन्हें देश के सबसे बड़े खेल सम्मान से नवाजा जा चुका है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपा मलिक की, जिनके अवार्ड्स की फहरिस्त इतनी लंबी है कि शाम हो जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपा जी, वन टू वन विद रिचा पॉडकास्ट में। हम आपके वाकई शुक्रगुजार हैं। थैंक यू रिचा, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है और उस पर जितनी बात की जाए कम है। जब आपको कामयाबी मिली पहली बार, उसके बाद लोगों के रवैये में आपने क्या डिफरेंस देखा, क्या फ़र्क देखा कि अच्छा ये पहले कुछ और बोलते थे और आप कुछ और बोल रहे हैं? पहले ये होता था कि अरे ये तो कतई कंडम होगी, इसके तो छोरा भी ना हुआ, तो जिंदा लाश है। और बाद में बोला हमारे गांव का एक शेर है, या हमारी बहू से। बहुत बदलाव आया। और मुझे लगा कि अब बदलाव का तो ये भी कहना है कि जब मैं मेडल जीत के लौट रही थी और मुझे ये पता लगा कि मेरे गांव के बुजुर्ग, मेरे गांव के पंच, मेरे खाप के लोग, जिसमें ज़्यादातर पुरुष और ज़्यादातर बुजुर्ग बाहर ढेरों की संख्या में मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं एकदम से सकुचाई। क्योंकि हम अभी भी उस जनरेशन के हैं जहाँ पे आप बड़ों के आगे साड़ी पहनते हैं या या सूट सिर पहनते ढकते हैं, हैं? या सिर ढक लेते हैं या दुपट्टा ओढ़ लेते हैं। मैंने तो एक ट्रैक सूट पहना हुआ था। तो जैसे ही मुझे अंदर एयरपोर्ट में पता चला कि इतने लोग हैं, और मेरे को फ़ोन पकड़ाया गया कि खाप के जो सरपंच हैं वो बाहर खड़े हैं, तो मैंने उनसे फ़ोन पे लिया। मैं कहा आप मुझे पहले बता देते, मैंने तो ट्रैक सूट पहना है और कोई जेवर भी नहीं पहना है। लाइक कहते हैं ना कि हाथ में कड़ा होना चाहिए, खाली कान हाथ नहीं में होने बूंदे होने चाहिए। चाहिए, खाली हाथ से नहीं होना चाहिए। और आप जब खेलते हो तो आप हाथ खाली रखते हो क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन खेलना नहीं है, ये चाहिए। करना है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कि जो पूरे संसार में तिरंगा उड़ा के आ रही है उसे सर ओढ़ने की क्या ज़रूरत है, और जिसके गले में एक इतना बड़ा मेडल है, भारत का पहला, उसे फिर क्या मंगलसूत्र और क्या जेवर की ज़रूरत है? वो देश की बेटी है, वो किसी की बहू नहीं है। तो आप बदलाव देखिए। बहुत और बड़ा एक और बदलाव। बहुत बड़ी बात कि मेरे को पगड़ी बांधी गई, मुझे गदा दिया गया, जो एक पुरुष प्रधान चीज़ है। पगड़ी आप लड़कों को बांधते हो, पुरुषों को बांधते हो। गदा आप देते हो जब कोई बॉडी बिल्डिंग में, कुश्ती में, कबड्डी बलशाली में, इंसान को थे। बॉक्सिंग, बलशाली इंसान में। और गदा दे के उन्होंने कहा जिंदगी के अखाड़े में बल दिखाने के लिए बेटा हम तेरे को गदा दे रहे हैं। वो बदलाव है। और रियो की एक कहानी और भी है। हमारे ही गांव से हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी, ओलंपियन, योगेश्वर दत्त जी। उन्होंने 2012 में इतिहास रचा, उन्होंने मेडल जीता, कॉमनवेल्थ का मेडल जीता। लेकिन कुछ कारणवश रियो में उनका मेडल छूट गया। और ओलंपिक्स की बात हो रही थी, तो गांव गांव में, जैसे आपने कहा हरियाणा में बहुत चलन है, हरियाणा खान है स्पोर्ट्स खिलाड़ियों की। तो खाप में बातें चली, बोले भाई तुम्हारे इलाके का तो नहीं चला,
तो उन्होंने गर्व से, हमारे इलाके के सरपंच ने बड़े गर्व से कहा, रुक जाओ, अभी रियो खत्म नहीं हुआ है, हमारा एक शेर बाकी है। तो अब आप इसकी गहराई देखिए। पैरालंपिक को उन्होंने मेन स्ट्रीम ओलंपिक के बराबर माना, एक गांव के खाप में, और साथ ही उन्होंने खिलाड़ी को शेर ही बोला। उस शेरनी नहीं बोला। खिलाड़ी के हम्म, आगे उसका पुरुष होना, उसका हम्म, नारी होना कोई मायने नहीं रखता, उसकी इज्जत एक खिलाड़ी के रूप में होगी। तो हम्म। आपने जेंडर बायस तोड़ा, आपने स्टीरियोटाइप अराउंड डिसेबिलिटी आपने तोड़ा, आपने पैरालंपिक को मेन स्ट्रीम किया। ये ताकत है खेलों की और उस मेडल की। आपने अपने आप को बहुत रीइन्वेंट किया है जी। डिसेबिलिटी होने के बाद। आज के दौर में रीइन्वेंशन क्यों ज़रूरी है हम सब के लिए? The most important thing, I think, adaptability has been my strongest virtue. और जब मैं adaptability बोलती हूँ, that is acceptance of change. और देखा जाए तो change ही is the only thing which is permanent. और आज की तकनीकी दुनिया में, आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आज के क्लाइमेट चेंज और जिस हिसाब से आपने देखा कोविड ने पूरे संसार को हिला के रख दिया, या सो एवरीथिंग इज चेंजिंग सो फास्ट। अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। मैंने बाइकिंग करी, फिर मैंने कार रैलिंग करी, मैंने रेस्टोरेंट चलाया, मैंने स्विमिंग करी, खेलों में मैंने जैवलिन सीखा, जैवलिन नहीं आया तो पैरालंपिक मेडल बनाने के लिए शॉट पुट सीखा, शॉट पुट चला गया और दोबारा एशियन पैरा गेम्स में फिर से जैवलिन और डिस्कस आ गया, तो फिर वो टेक्निक को भूल के उस टेक्निक को सीखा एक और। So, to survival of the fittest, to continuously achieve, you have to continue to learn. मैं कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में गई थी और मुझे वो बात बिल्कुल याद है जो बार बार अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। और तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू री इन्वेंट। देखते देखते देखिए, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अब जो भी कंप्यूटर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो भी कोई काम कर रहा है, उसको अब एआई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो पुराने ज़माने की मेडिकल, जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंसेस में रही, देखा मैंने मेडिकल साइंस को भी इवॉल्व होते हुए। तो every day a new technique of surgery is coming up, the eye surgeries, the dental surgeries. आई थिंक ग्रोथ रुक जाती है अगर आप रीइन्वेंट नहीं करते। आपको करना ही पड़ेगा। आप अगर ये सोच लो कि आज मैंने सीख लिया और कल वो सीख, क्योंकि दुनिया इतनी जल्दी बदल रही है। आप एक फ़ोन खरीद के सीखते नहीं हो, इतने में नया फ़ोन आगे आ जाता है। तो आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू रीइन्वेंट योरसेल्फ, नहीं तो स्टैग्नेशन आ जाएगी। आजकल के टाइम में जब ज़रा सी तकलीफ होती है तो लोग हाय तौबा मचाते हैं। जब आपने एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के बाद आपको व्हीलचेयर पर आना पड़ा 29 ईयर्स की एज में, जी। कैसे आप इससे जूझे और ये तय किया कि अब मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है? मुझे लगता है कि जो लेबल्स आप पे लगाए दिए जाते हैं, या जो भी जिस भी परिस्थिति में मैं थी, उसकी मनस्थिति मेरे से कम और लोगों के विचारों से ज़्यादा मुझे लगता है अफेक्ट हो रही थी। कहीं ना कहीं शायद अंदरूनी रूप से मैं शुक्रगुजार थी कि कितनी भी बड़ी सर्जरी हो जाए, कितना भी बड़ा ट्यूमर हो जाए, अंत में मैं जीवित तो हूँ। क्योंकि जीवन रूपी त्योहार मनाना मेरी फितरत है, मुझे अच्छा लगता है। मैं शुक्रिया कर रही थी ईश्वर का कि बचपन की बीमारी के बाद मुझे चलने का मौका दिया गया। पहला ट्यूमर बचपन में आया, फिर दोबारा ट्यूमर आया, दोबारा पैरालिसिस हुआ। तो लेकिन जिस हिसाब से लोग मुझे देख रहे थे कि अब ये महिला जो 2 बच्चों की माँ है, वो अब एक अपाहिज जीवन में एक बोझे के रूप पे ही जिएगी। तो मुझे वो जो लेबल्स आपके ऊपर लगाते हैं कि शी विल बी डिपेंडेंट एंड शी विल बी सैड, और ये कहीं ट्रैवल नहीं कर पाएगी। कुछ शब्द हैं जैसे ट्रैवल, फैशन, पिकनिक, ये सब आपकी पर्सनालिटी से जुदा कर दिए, सिर्फ महज इसलिए कि मुझे एक बीमारी हुई जिसके चलते मुझे लकवा हुआ। तो जो चीज़ मैंने अपने लिए मांगी ही नहीं और जिस चीज़ से मैं हार मानना ही नहीं चाहती थी,
तो वो चीज़ मुझ पे क्यों थोपी जा रही थी। तो आई थिंक वो एक सफ़र रहा, वो एक मोटिवेशन भी रहा। साथ ही बड़ी बिटिया भी दिव्यांग हुई, और दिव्यांग तो अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शब्द हमें अब दिया है सम्मान के साथ। तब तो हमको अपंग, अपाहिज, लाचार, बेबस, अबला, दुखी, ऐसे शब्द ही डिस्क्रिप्शन होते थे। पर एक कभी आपको फ्रस्ट्रेशन भी, आप बहुत मोटिवेटेड जी, इंडिविजुअल हैं, लेकिन कभी आपको फ्रस्ट्रेशन भी हुआ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और एक-एक बार नहीं, 2-2 बार, फिर बेटी के साथ भी हुआ? बहुत हुआ, मतलब शिकायत थी। मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कोई ऐसी किसी मिट्टी से नहीं बनी हूँ। मैं भी एक आम इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है, भावना है, उदासी है, दुःख है, गुस्सा है, और ये सारे भाव से मैं गुज़री। फ़र्क इतना ही है कि इन भावों को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और वो उसका शायद श्रेय जाता है जिस प्रकार से माता-पिता ने बड़ा किया, या जिस प्रकार से आप अपनी एजुकेशन से शिक्षा लेते हो। अ, हम लोग एजुकेशन महज डिग्री प्राप्त करके नौकरी लेने के लिए ले लेते हैं, लेकिन अगर हम 10वीं तक का भी अपना पाठ्यक्रम देखें, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फॉर मेकिंग यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, फॉर गिविंग यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफीट, विन, sadness, and positivity at the same time. So, this holistic development, which was the brain was subconsciously tuned to. हुँ। मुझे लगता है वो शायद उसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को भी देती हूँ, बहुत सारा श्रेय अपने माँ बाप को भी देती हूँ, और थोड़ा बहुत श्रेय तो ज़रूर जाता है मेरी आर्मी बैकग्राउंड को, क्योंकि आर्मी जीवन में जब मैंने अपने पापा को यूनिफॉर्म पहने देखा, फिर पति को यूनिफॉर्म पहने देखा, भाई को यूनिफॉर्म पहने देखा, ससुर को यूनिफॉर्म पहने देखा, और जब एक सैनिक अपनी वर्दी पहन के तैयार हो जाता है, तो उसके अंदर समावेश होता है अम, हिम्मत का, त्याग का, देश प्रेम का, डिसिप्लिन का, पंचुअलिटी का, हुँ। और स्थिति कुछ भी रहे, घर में कुछ भी चलता रहे, कॉल ऑफ द ड्यूटी, उसको प्राइम इम्पोर्टेंस देते हैं। जब आप कॉल ऑफ द ड्यूटी की बात करते हैं, आप एक 2 बच्चों की माँ हैं, अब बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, लेकिन जब ये हादसा हुआ, अ, तब आपकी बेटियाँ छोटी थी। तब बिल्कुल, आपको लगा होगा, या लोगों ने भी कहा होगा कि कैसे इनकी परवरिश करोगी, कैसे घर चलाओगी? बिल्कुल। वो भी तो एक कॉल ऑफ ड्यूटी थी ना, हुँ। बिकॉज़ मैं हर मंच से हर बार यही कहती हूँ कि एक बेटी हार सकती है, एक पत्नी हार सकती है, एक बहन हार सकती है, एक औरत हार सकती है, लेकिन एक माँ नहीं हार सकती। और ख़ासकर जब मेरे पे ज़िम्मेदारी हो एक ऐसी बच्ची को बड़े करने का जिसका बचपन में एक्सीडेंट की वजह से बायाँ हिस्सा लकवाग्रस्त हुआ। तो मेरे लिए तो इट वाज लाइक प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच सिचुएशन हो गई एक तरीके से। आई ऑलवेज से कि मेरा पैरालिसिस केम एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसने मेरी मदरहुड को इजी बना दिया। अगर मुझे अपनी बेटी को कहना होता था फिजियोथेरेपी करो तो मैं उसे करके दिखाती थी। अगर मैं उसे कहती थी कि शरीर को बेहतर करना है, अपने अंगों में शक्ति भरनी है, तो आप एक्सरसाइज करो, आप अच्छी हॉबीज़ डेवलप करो, आप खेलों का साथ दो। तो मैं भी वो करती चली गई और मुझे लगता है कि वही चीज़ प्रैक्टिकली करके अपने बच्चे को सिखाने में, क्योंकि मैं बच्चे को ये बोलूँ कि नहीं नहीं उदास मत हो, हिम्मत रखो, खुश रहो, और मैं खुद उसको नहीं कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं माँ होना बहुत बड़ी प्रेरणा रही। और उस प्रेरणा के साथ थोड़ा बहुत दबंगता भी आई कि क्यों लोग अ, अपंगता को इस नकारात्मक तरीके से देखते हैं। क्योंकि जब मैं दिव्यांग हुई पहली बार, या दिव्यांग शब्द तो अब लगता है, अगर मैं यूं कहूँ कि जब दुनिया ने मुझे अपंग होते देखा बचपन में, उसके बाद उन्होंने मेरी बेटी के अस्पताल और अपंगता को देखा, फिर तीसरी दोबारा मुझे, और फिर मेरी एक के बाद एक बेटियां हुई, बेटा नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों में मैंने ये देखा कि इतने वर्ष गुजर गए, मतलब लगभग मेरा आधा जीवन उसी में गुजरा। दुनिया चांद पे पहुंची, दुनिया ने न्यूक्लियर एनर्जी की बातें करी, कंप्यूटर्स आने लगे, लेकिन ये डिसेबिलिटी के प्रति क्या सोच है?
क्या इसमें तो कोई इजाफा नहीं हुआ। मैं बचपन में थी तो मेरी माँ बातें सुन के रोती थी, मैं बड़ी हुई तो मैं अपनी बेटी के लिए बातें सुनकर रोती थी। तो ये बदलेगा कब? समाज की मानसिकता कब बदलेगी? कब लोग मतलब हैरानी होती थी कि मुझे कोई रास्ता दिखाने के बजाय लोग पिकनिक पे मुझे इनवाइट नहीं करते थे, या उस पार्टी का इनविटेशन नहीं आता था जहाँ पे रैंप नहीं होते थे। तो मुझे ना बुलाने की बजाय किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि आइए यहाँ पे एक रैंप बनवा लेते हैं कि दीपा भी आ जाएगी। तो ऐसी कुछ अ, अंदर से कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक रेबल भी जागा कि ये कब बदलेगा। क्या आपको लगता है ये जो पैरालिसिस से पैरालंपिक चैंपियन तक का सफर है, उसके बाद अब कुछ बदला है या शुरुआत हो गई है? बहुत बदला है, और बहुत सारा श्रेय मैं दूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि बहुत एक मेरे को मौका मिला उनसे चाय पे चर्चा पे मिलने का, जब वो अपने इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे। तो मैंने उनके आगे एक बात रखी थी अपनी बातचीत में कि अंग्रेजी का शब्द हमें फिजिकली चैलेंज्ड, स्पेशली एबल्ड बना देता है, लेकिन हिंदी के शब्द हमें अपाहिज, अपंग ही रखते हैं। तो हमारी पहचान ही उसमें दब के रह जाती है। दूसरी चीज़ मैंने उनसे कही थी खेलों के बारे में, क्योंकि तब तक मैं खेलों से जुड़ी थी। खेलों में जुड़कर मुझे आत्मविश्वास जगा, मुझे फिटनेस आई, मेरे को सोशल इंटीग्रेशन मिली, मेरे को फ्रेंड्स मिले, मुझे अपनी एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी दिखाने का मौका मिला। लेकिन इंक्लूसिव पॉलिसी नहीं थी, इंक्लूसिव फंडिंग नहीं थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो उसके लिए मैंने एक उनसे निवेदन रखा, और आप देखिए कि पिछले 10 वर्षों में कितना बदलाव आ गया है। कहाँ तो हमें बाथरूम नहीं मिलते थे, हमको कोई ट्रेनिंग के लिए ना टिकट्स मिलते थे, ना फंडिंग मिलती थी। लेकिन अब एक प्रॉपर स्कीम आई है, और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का जैसे ही मुझे सहारा मिला तो भारत का पहला महिला मेडल भी बना। तो बदलाव बहुत आया है। दिव्यांग शब्द में इतना सम्मान, और हर मंच से जब दिव्यांग व्यक्तियों की प्राप्त करी कोई भी अचीवमेंट, उसको स्वयं प्राइम मिनिस्टर उसकी चर्चा करते हैं, मन की बात हो, कोई भी मंच हो, तो बहुत मोटिवेशन है। और उसी के साथ पैरेलली जैसे कहते हैं कि अगर आपको डिसेबिलिटी है और आप एक महिला हो, तो उसकी मुसीबत या उसका जो चैलेंज है वो डबल हो जाता है। लेकिन एक तरफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुआ, एक तरफ इंक्लूसिव इंडिया का कैंपेन, न्यू इंडिया, विकसित भारत, जिसको हम संयुक्त भारत के रूप में देख रहे हैं, और उसी तरफ शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये दो तरफा जो एक बदलाव आया मानसिकता में, तो मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आया है। और आज के जो बच्चे हैं, मैं खुद खिलाड़ी भी रही हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर भी रही हूँ, तो आज के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन पॉलिसीज़ हैं। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल भारत में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। खेलो इंडिया में भी दिव्यांग खेलों को जोड़ा गया है, जी। तो बहुत बदलाव आया है। हाँ, अ, बदलाव का ये मतलब नहीं है कि हम ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गए हैं। यस, मैं अभी ये बहुत मैं कुछ करने की ज़रूरत वर्क है। इज ऑलवेज, प्रोग्रेस इज समथिंग विच इज ऑन गोइंग। जी, तो गुंजाइश तो बहुत है अभी बहुत। काम करने की, लेकिन वेल बिगन इज हाफ डन। आपने जब स्पोर्ट्स में एंट्री की, जब ये तय किया कि अब मैं स्विमिंग करूँगी, जी, अपने आप को मैं फिट बनाऊँगी, तो एक मिडिल एज थी। आमतौर पर खिलाड़ी उस वक्त रिटायर होने की कगार पर होते हैं या अपना पीक से निकल चुके होते हैं, तो तब भी आपने स्टीरियोटाइप्स का सामना किया होगा कि आप इस एज में स्पोर्ट्स में आ रही हैं। बहुत किया। इतना किया कि मेरे पति ने ही बिलीव नहीं किया कि ये कहाँ चल दी दिल्ली। मैंने कहा मैं खेलने जाऊंगी दिल्ली। तो मतलब वो खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लड़ाई कोई भी नहीं है, लेकिन उनको भी समझ नहीं आया। दो चीज़ें मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि जो मेरे से सबसे करीब इंसान थे, मेरे खुद के पति, एक तो उन्होंने फ़ौज छोड़ दी ये सोच के कि अब दीपा को तकलीफ है, हम उसको जगह जगह लेके कैसे जाएंगे। फौज में आपको कभी बड़ा घर मिलता है, कभी छोटा घर मिलता है, कभी आप बहुत बैकवर्ड या एरिया में होते हो, कभी आप बॉर्डर एरिया के पास होते हो। तो आउट ऑफ स्टीरियोटाइप, जिसे कहते हैं कि
आई ऑलवेज टेल हिम कि तुमने सॉल्यूशन नहीं ढूंढे, तुमने रिहैबिलिटेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या मेथड्स ऑफ कोपिंग विथ अ डिसेबिलिटी ऑफ माय काइंड, वो ढूंढने के बजाय अच्छा भला करियर छोड़ के आपने फौज छोड़ दी। और दूसरी चीज़ ये हुई कि जब मैं दिल्ली मूव करना चाह रही थी तो उन्होंने रोका नहीं, बट उन्होंने मुझे कहा कि भाई देख लो, अहमदनगर में रहती रहोगी यहीं ससुराल में, तो यहाँ पे सब सुविधाएं हैं, दिल्ली में हम किसी को नहीं जानते या दिल्ली में कोई सुविधा नहीं है। तो वैसे वो भी एक सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड थी, उस वक्त बुरा लगा, लेकिन उससे कहते हैं ना, इट गेव मी अ कैटापल्ट इफेक्ट। जैसे आप गुलेल में पत्थर को पहले खींचते हो, तो वो जो खींच आई उससे जो आगे निकला पत्थर गति से, तो वो कुछ चिड़चिड़ाहट कह लो, कुछ जोश कह लो, कुछ गुस्सा कह लो, और सबसे बड़ी बात कि खेलों में पर्पस मिला मुझे। जब मैं हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने जाती थी या मैं एक्सरसाइज किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ करती थी, तो लोग मुझे पेशेंट बोलते थे। लेकिन जैसे ही मैंने उसे स्टेडियम में करना शुरू किया, मैंने जाके जिम में जाके एक्सरसाइज करनी शुरू करी और ये कहा कि मैं एशियन गेम की तैयारी कर रही हूँ या मैं पैरालंपिक्स की तैयारी कर रही हूँ, और छाती पे तिरंगा लगा हुआ और पीठ के ऊपर इंडिया लिखा हुआ, और आप एक ट्रैक सूट पहन के, बेशक आप उसी व्हील चेयर पे बैठे हैं, लेकिन आपका पूरा पर्सोना बदल जाता है, आपका वजूद बदल जाता है, आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। तो क्यों मैं एज की तरफ देखती, और मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट मीडियम, नॉट ओनली फॉर अ कम्युनिटी टू चेंज, फॉर अ सोसाइटी टू चेंज, बट इवन एज अ कंट्री टू लुक गुड। अगर हम एक प्रोग्रेसिव इंडिया की बात कर रहे हैं, तो फिर हम एक डेवलप्ड नेशन तभी कहलाएंगे जब वहाँ के दिव्यांग व्यक्तियों को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले और एक पॉजिटिव सोच मिले ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये बहुत एक मीडियम ऑफ चेंज मुझे मिला और मुझे लगा शायद मुझे मेरा पर्पस मिल गया है। तो जब आपने बहुत हिस्ट्री क्रिएट की है, बहुत सारे देश के लिए मेडल जीते हैं, जब शुरुआत की थी तो ये सोचा था कि मेरा लक्ष्य ये होगा, या फिर ये मेहनत आप करते गए और उसका असर? कभी नहीं सोचा था कि लक्ष्य ये होगा। लक्ष्य मात्र इतना था कि मुझे कोई एक ऐसी चीज़, क्योंकि मैं जब अपने हस्बैंड ने जब फौज छोड़ दी और मेरे सास ससुर अहमदनगर महाराष्ट्र में सेटल हो गए, क्योंकि वो भी जनरल थे आर्मी में, और जिस जगह उन्होंने घर बनाया वहाँ का जो मौसम है, वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, वो उनको काफ़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने वहीं पे अपना घर बना लिया। हालांकि हम हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन वो फ्रूट बेल्ट है, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग उन्होंने करी, एक अच्छा फार्म हाउस बनाया। तो एक रिटायर्ड व्यक्ति के लिए वो बहुत सुविधाजनक घर था। लेकिन मेरे लिए मुझे लगता था कि मैं 30 वर्ष की एक आउटडोर पर्सन हूँ, मेरी अपनी एज की कंपनी नहीं थी मेरे और जब हम बच्चों। आउटडोर पर्सन की बात करते हैं तो आप बाइकिंग भी करती थी, यस, तो आप वही वही मैं एडवेंचर कहने जा रही हूँ टूरिज्म भी कि फिर करती थी। पहले मैंने अपनी आत्मनिर्भरता के लिए या अपनी आइडेंटिटी के लिए गार्डन रेस्टोरेंट शुरू किया, समथिंग टू डू। और उस गार्डन रेस्टोरेंट के माध्यम से मैं लोगों से मिलती थी, तो मेरे को एक अच्छा सोशल इंटीग्रेशन मिलता था। लेकिन उसमें भी लोग ये कह देते थे कि पति चला रहे हैं, या पति ने फौज इसलिए छोड़ी है कि उन्हें ये रेस्टोरेंट चलाना है, दीपा से चल नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे इस शरीर से कुछ करना है, और इस शरीर से करने के लिए आई वॉन्टेड टू रिक्लेम माई लाइफ, बिकॉज जो आता था कहता था अरे आप तो बाइकर होती थी। तो मैंने कहा चलो बाइक ही चलाते हैं। तो ये सब कुछ जो कहते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज, ट्राइंग टू लर्न हाउ टू रीच आउट टू कॉरपोरेट्स फॉर स्पॉन्सरशिप, और फिर जब मुझे बाइक चलानी थी तो मुझे थोड़ी बहुत पॉलिसी के लिए लड़ना पड़ा, क्योंकि एक अपंग महिला के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, या बाइक चलाने के लिए लाइसेंस नहीं था, या एक बाइक को मॉडिफाई करके इन मीडिया आइज चलाने की परमिशन आरटीओ से नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ करने निकले तो कुछ डिफाइंड ही नहीं है, और फिर फंडिंग कोई मुझे दे ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर प्रोजेक्ट बनाना सीखा, बोला ऐसे नहीं मिलती फंडिंग, आप उसका एक प्रोजेक्ट करिए, एक सोशल कॉज बनाइए,
रीच आउट थ्रू CSR। मुझे CSR शब्द का मतलब नहीं पता था कि कॉरपोरेट्स हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसको एक्सेस करने के लिए फिर मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखी, कंप्यूटर्स का बेसिक एपटेक कोर्स किया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखा, ईमेल का एक आईडी बनाया। और ये सब मैंने अपने रेस्टोरेंट के माध्यम से, जो छोटे बच्चे आते थे, कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग ऑफिसर्स, सो वो सब सीख के फिर मैंने ये बाइक बनाने की जो तैयारी करी, तब डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आपको अपने कंधों में जान भरनी होगी, क्योंकि छाती का निचला हिस्सा पूरा लकवाग्रस्त है, टॉर्सो बैलेंस नहीं है, और शोल्डर्स भी वीक हैं बिकॉज रेपिटेटिव सर्जरीज हैं, काइफोटिक डिफॉर्मिटी है। तो उसको पकड़ने के लिए पानी में एक्सरसाइजेस, और जब मेरी रिहैबिलिटेशन को मैंने रिवाइज किया इन वाटर एज अ हाइड्रोथेरेपी, जो मुझे कभी नहीं पता था, आई रियलाइज दैट आई कैन स्विम। और वो स्विमिंग के चलते फिर मुझे एक आर्मी में एक पर्सन एम्प्लॉयड थे, सिविल क्लर्क, वो भी दिव्यांग थे, मिस्टर विलास ताउने। उन्होंने आके मुझे रेस्टोरेंट पे कहा कि हमने सुना है आप स्विमिंग करके ट्रेनिंग करती हैं, तो आप ये स्विमिंग खेलों में करिए। तो जब मुझे पता ही 36 साल की उम्र में चला कि ये खेल होते हैं, पैरालंपिक्स भी हो सकता और है कुछ। सोचने की बात यह है कि आई बिलोंग टू एन एजुकेटेड बैकग्राउंड, आई वॉज वेल रेड, आई वॉज एजुकेटेड, जो मेरे चारों तरफ लोग थे वो भी बहुत एजुकेटेड थे, लेकिन बताने वाला या कोई रेडी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ओके आज आपका एक्सीडेंट हो गया या आज आप पैरालाइज हो गए हैं, तो आप स्पोर्ट्स का रुख कर सकते हैं एज अ रिहैबिलिटेटिव एक्सरसाइज। तो फिर अहमदनगर से मैं दिल्ली आई। आपने अपनी किस्मत खुद लिखी है, मेहनत से लिखी है, विल पावर से लिखी है। इसमें ग्रैटिट्यूड का और मैनिफेस्टेशन का कितना रोल? 200%, मेरे ख्याल से 100% मैनिफेस्टेशन का और 100% अपनी हिम्मत का। बताइए थोड़ा आप कि कैसे आपने क्या किया? मैनिफेस्टेशन तो देखिए ऐसा है कि टू मी मैनिफेस्टेशन मीन्स पॉजिटिव अफर्मेशंस। अगर आप एक बार अपने मन में ठान लेते कि मुझे ये करना है, तो मैं उसको रोज सोचती हूँ। मैं रोज सोचती हूँ और मैं अपने लिए एक टारगेट सेट कर लेती हूँ। मैंने अपने आप को कह दिया था कि मैं खेल तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे को सारे मेडल मेरे पास नहीं आ जाएंगे, या मैं हर खेल में अपने देश की नुमाइंदगी नहीं कर लूँगी। तो फिर मैंने नहीं देखा कि उम्र मेरी क्या है। अ, तो एक बार मार्टिना नवरातिलोवा जी ने भी कहा था कि जब वो 43 इयर्स में टेनिस खेल रही थी, तो उन्होंने कहा बॉल को मेरी उम्र का पता नहीं। वो उसी तरफ हिलेगी और उसी तरफ जाएगी जिस तरफ मैं उसे भेजूंगी। सो कहने का अर्थ ये है कि मैं ज़रूर मैनिफेस्ट करती हूँ। और अब मैनिफेस्ट को आप एवरीडे प्रेयर कहें, या उसको आप फेथ कहें, या उसको आप पॉजिटिव एफर्मेशंस कहें, या उसको आप रेगुलर रिमाइंडर कहें। अ, उसका दूसरा शब्द कंसिस्टेंसी भी है, कि आप कंसिस्टेंटली, परसिवरेंस भी है, कि आप एक चीज़ के पीछे लगन लगा लेंगे तो पीछे ही पड़े रहेंगे जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। सो यस, मैं बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं हर चीज़ को करती हूँ। और दूसरा शब्द आपने ग्रैटिट्यूड। बोला था ग्रैटिट्यूड। देखिए आज अगर मैं ये कहती हूँ कि ये मेडल मेरा है, तो वो मेडल मेरा है ही नहीं, क्योंकि मेरे शरीर में मेरे को एक नर्स अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है, मेरे को फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मुझे फंडिंग लगती है, मुझे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मेरे फेवर में चाहिए, मुझे एक पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया नाम की फेडरेशन चाहिए, फंक्शनल फेडरेशन चाहिए। आई नीड अ जिम ट्रेनर, आई नीड injury management trainer, I need a sports psychologist, I need a nutritionist. So इतने लोग, और फिर व्हीलचेयर अटेंडेंट, जब मैं भाला फेंक रही हूँ प्रैक्टिस के टाइम तो कोई उसे मुझे लाके पकड़ाए, एक स्किल कोच की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये कैसे कह दूँ कि ये मेरी अकेली की अचीवमेंट है? तो इतने सारे जब लोग जुड़ते हैं, तो और आप उनका धन्यवाद देते हो, और मुझे लगता है व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड यू बिकम अ पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन, क्योंकि आप ग्रेटफुल तभी फील करोगे जब आप किसी चीज़ की अच्छाई देखोगे।
क्योंकि तारीफ आप तभी करोगे जब आप अच्छाई देखोगे, और जब तक आप किसी चीज़ की तारीफ नहीं करोगे उसका धन्यवाद कैसे करोगे? जो चीज़ अच्छी लगेगी उसी के लिए थैंक यू हुँ। बोलेंगे। और जब बार बार आप थैंक यू बोलते हो इसका मतलब ये है कि आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, और सबकॉन्शियसली आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के पर्सन बन जाते हो। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रैटिट्यूड। आपने अभी कुछ टाइम पहले शीतल जो कि आर्चर हैं, शीतल देवी को लेकर कहा था कि उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी। विल पावर का कितना बड़ा रोल है डिसेबल्ड या पैरालंपिक स्पोर्ट्स में? देखिए, मैं 3 जून 1999 को पैरालाइज हुई थी, और हर 3 जून को मेरे बच्चे मेरा बर्थडे मनाते हैं जब से वो थोड़े समझदार हुए हैं। और हर बार केक पे यही लिखा होता है, 18 years ऑन माई व्हील चेयर, दिस ईयर ऑन माई व्हील चेयर, एंड दिस इज 25th year ऑन माई व्हील चेयर। सो विल, जिसको आप कहते हो कि अपनी आत्मशक्ति, आत्म डिसिप्लिन, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विल पावर को फीड करता है आपका मोटिवेशन लेवल। तो सेल्फ मोटिवेशन, या फिर आप कुछ ऐसा करें जो आपको अंदर से जागरूक रखे, उत्साहित रखे, खुश रखे। तो motivation is very important. So willpower for a person with disability is the most important ingredient, because without that शायद जो कठिनाइयाँ हैं, जो बैरियर्स हैं, चाहे वो सामाजिक टैबूज कह लूं या अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है। खासकर जैसे अब सर्दियां हैं, मुझे स्पास्टिक पैरालिसिस है, सुबह शरीर अकड़ा हुआ होता है, ठंड में बहुत स्पाज़म्स आते हैं, और क्योंकि मेरे आधे ही लंग्स सांस भरते हैं, तो इस शरीर को जंप स्टार्ट करना, सुबह बिस्तर को छोड़ना, इतनी अंदरूनी ताकत लगती है। तो मैं समझ सकती हूँ कि जब मैं शीतल को देखती हूँ कि अ, एक बार दो पैरों के बिना फिर भी आपका काम चल जाता है, क्योंकि इंसान हाथों से सब कुछ करता है, लेकिन उस बच्ची ने कितनी अंदरूनी उसकी शक्ति होगी, कितनी उसमें प्रेरणा भरी होगी, कि सब कुछ पैरों से करना सीख लिया। विल पावर का तो बहुत बड़ा रोल है, और ये बहुत बड़ा वर्च्यू है जो हर पेरेंट को अपने बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ, विल पावर विल पावर। एक बिकॉज ज़रूरी है। आपको जब सब कुछ हाथ छोड़ देता है ना, तो वो एक विल पावर, वो एक उम्मीद, वो एक होप, वो एक आंतरिक मानसिक शक्ति, वो आपको आगे लेके जाती है। दीपा जी, हम सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, लेकिन हम एक स्पोर्टिंग नेशन क्यों नहीं? The playing, they say the medals depends not on the population of a हुँ, country. The medals depends on the playing population of the country. हुँ। क्या हमने हमारा सोसाइटल कल्चर प्लेइंग पॉपुलेशन के हिसाब से रखा है? क्या हमारा लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स का है? अब धारणा बदल रही है। अब स्पोर्ट्स में जीते हुए लोगों का की चर्चा होती है, ट्वीट होता है, उन हम पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ। कितना आपने देखा, कुछ एक आधा खेल छोड़कर कभी नहीं देखा कि खिलाड़ी को, बल्कि यही होता था कि पढ़ लिख लोगे तो आप कुछ कर पाओगे। पेरेंट्स या फैमिलीज़ ही प्रोत्साहित नहीं करती थी कि लेकिन आप उसके और खिलाड़ी बनो। बहुत कारण है। हुँ, कारण ये है कि अब खेलने के प्रांगण जो जो शहर है वो इतनी आबादी के हो गए हैं। जब हम कोई सोसाइटी डिजाइन करते हैं, क्या हम उसमें इनफ स्पोर्टिंग एरिया छोड़ते हैं? क्या एक्सेस टू स्पोर्ट्स इज इजी इन आवर कंट्री? have we created an infrastructure where you have the sports culture? स्पोर्ट्स सिर्फ उन्हीं के लिए है जो खास अलग हटकर एक दिशा बनाकर खेलेंगे। सबके कुछ लिए लोग ये भी स्पोर्ट्स कहते हैं कि स्पोर्ट्स बहुत सारे लोगों के लिए नौकरी पाने का ज़रिया है, जो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं कि स्पोर्ट्स के ज़रिए बिल्कुल, वो अपना दैट करियर दैट इज व्हाट बनाते आई हैं। वाज कमिंग टू, हुँ, क्योंकि खेलों को सिर्फ एक जरिया टू नौकरी हुँ, माना गया, जरिया ऑफ लाइफस्टाइल नहीं माना गया। तो हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, तो जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं या ओलंपिक या पैरालंपिक मेडल्स हैं, वो उनके स्कूल एंड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में से ही आ जाते हैं। उसके लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलते हैं या स्कूल लेवल पे खेलते हैं। तो क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम में स्पोर्ट्स को बहुत बड़ा दर्जा दिया जा रहा है? क्या स्कूल्स
are becoming the nursery for development of sports. तो ये कुछ सवाल हैं जिन पे अब चर्चा हो रही है, अब कल्चर बदल रहा है, स्कूल्स भी अब आगे आकर you know, a school is taking up a sport, they are creating a sports hub and creating athletes. लेकिन we still have a long way to go. क्या खिलाड़ी भी स्पोर्ट्स को गिव बैक करते हैं? क्या वो सिर्फ एक पीक पाने के बाद, रिटायर होने के बाद, क्या वाक़ई उन्हें भी गिव बैक करने की ज़रूरत नहीं है? आज तक ऐसा कल्चर था नहीं, बट ऑफ लेट जो स्कीम्स आई हैं, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स आए हैं, या कोविड में हमने इतने सारे वेबिनार्स अटेंड किए हैं, दे वर ऑल फ्रॉम एथलीट्स। एंड अब हमने देखा है कि स्लोली द शिफ्ट इज हैपनिंग। आप देख रहे हैं कि पैरालंपिक कमेटी ने एक इनिशिएटिव लिया, एक खिलाड़ी को प्रेसिडेंट बनाया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में लेकर आए। बहुत सारे खिलाड़ी अब एज कोचेस एम्प्लॉय किए जा रहे हैं। The moment they win an Olympic medal, they are offered a coaching job in the Sports Authority, in the Ministry of Sports. And PT Usha madam is now the heading the Olympic Association. We see so many uh, athletes now coming on board. All India Sports Council is made of sports persons. Special committees, organizing committees are made with sports persons heading them. So the shift has come. अब ये shift आ गया है. अब धीरे धीरे हम वैसे भी 2036 को बिड कर चुके हैं for ओलंपिक्स। Olympics and Paralympics. So I think a strong focus. This is the golden era of sports in India, I feel. अगर हम 2036 को ये एक टारगेट मान लें, तो क्या हम उस राह पर हैं जहाँ पर हम वर्ल्ड क्लास स्पेसेस क्रिएट कर सकें डिसेबल के लिए, पैरालंपिक स्पोर्ट्स के लिए, एक बिल्कुल। इंक्लूजन के लिए? क्योंकि अब भी बहुत सारी ऐसी स्पेसेस हैं। हम ये पॉडकास्ट इसलिए यहाँ शूट कर रहे हैं क्योंकि स्टूडियो में रैंप नहीं था। तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। नहीं, आई थिंक जिस हिसाब से एक टारगेटेड फोकस चल रहा है, जिस हिसाब से क्योंकि मैं स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में हूँ और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है भारत के लिए। अगर भारत ठान लेगा, जो एज इट इज इमर्जिंग as a world leader. Now the entire world is looking up at India, whether economically, geopolitically. We are now considered leaders. The whole image of Bharat in the world has undergone a huge व्हेन यू transformation. ट्रैवल आउटसाइड, जब आप बाहर यात्रा जी, करती हैं खिलाड़ी के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, आपको क्या फ़र्क दिखा है लोगों के नज़रिए में? बहुत फ़र्क दिखा है। और उस फ़र्क में अब हमें हमारे लिए बहुत रिस्पेक्ट नज़र आने लगी है। पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग। अब दूर क्यों जाएँ? बस अब हाल ही पिछले ही कुछ घंटों में वी हैव बिकम द 4th country of the world to do a successful docking of the satellite. एंड इंडिजिनस हमारे अपने इसरो ने ये जी। अचीवमेंट प्राप्त करी है। हम इकोनॉमी की बात देखें तो वी आर डूइंग वेरी वेल। Internationally, people realize that maximum brain and the brain power and the resources in information technology is coming from India. People have started taking India seriously. Uh, um, and uh, and even not just India in terms of science, technology, but India in terms of uh, its essence of being an Indian, the uh, the spirituality of India, the knowledge of Ayurveda of India. Everybody is coming around and accepting what so many years ago was considered as primitive. Now everybody is talking about organic farming. Everybody is talking about uses of Ayurvedic herbal plants for curing. The use of pure ghee is scientifically proven. There is a lot वी आर of गोइंग बैक टू आवर रूट्स। yes, and the roots are all emerging from India. The whole world जी। is going there. बिल्कुल। मैं कुछ खेलों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो दूसरे खेल हैं। क्रिकेट की बात हो गई, क्रिकेटर्स को बहुत सम्मान, बहुत पैसा, सब कुछ मिलता है। एक टेस्ट केस विनोद कांबली का है, जो कि अभी हेडलाइंस में रहे उनकी सिचुएशन को लेकर।
ये किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि खिलाड़ी खुद को मैनेज नहीं कर पाते या वो अपने फेम को, अपनी वेल्थ को, अपने स्टारडम को मैनेज नहीं कर पाते? आई थिंक पहले तो मैं बहुत तारीफ करूंगी क्रिकेट एज अ स्पोर्ट की, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो उनका सक्सेस स्टोरी है एज अ स्पोर्ट, the way they have been able to market themselves, popularize themselves, number of countries playing is very less, and yet it is the most popular event. So I think that is something we all have to learn from, and everybody has now started replicating that formula. चाहे आप अब आप खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है, the world goes kho is such a popular line today. We are talking about kabaddi leagues, we are talking about arm wrestling leagues. So yoga has become a international phenomena. So slowly the other sports are catching up fast. Athletics, we have already put ourselves on the world map with Neeraj's medal. When you're saying about कि हम क्यों नहीं मैनेज कर पाते, ए because like I said, sports is also a science, sport is also a career, and जिस हिसाब से आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आप एक एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कुछ भी बनते हैं तो आपको एक करियर पाथ पता है कि हमारा ये पाथ होता है, इसमें ये करना है। क्योंकि हम लोग अभी एक यंग स्पोर्टिंग नेशन है, मुझे लगता है एथलीट्स को, आप दूर क्यों जाएं, मेरे को खुद को अगर आप देखेंगे तो जब मुझे इतने सारे कैश अवार्ड्स मिले, एक दिन मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए थे और एक दिन करोड़ में उसकी गिनती चली गई। और दैट वाज आल्सो द टाइम दैट कंप्लीट फाइनेंशियल रेगुलेशंस ऑफ इंडिया वाज अंडर ट्रांजिशन। और एक दिव्यांग व्यक्ति होने के नाते और एक नॉन अर्निंग मेंबर होने के नाते मैंने कभी इनकम टैक्स या ये सब नॉलेज मुझे थी ही नहीं। और सॉफ्टवेयर ने मेरी ट्रिब्यूनल इंक्वायरी में केस उठा लिया इन इनकम टैक्स हुँ, डिपार्टमेंट। हुँ। तो वो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा झटका था कि ये क्या हुआ, क्योंकि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर I have now consciously done this, and now we are doing that with our para athletes. We are trying to teach them how to have a social media handle. What are the nuances of social media? What are the do's and the don'ts? What's the correct language, politically correct? बिकॉज़ अब आप रोल मॉडल बन गए हैं। आज सोशल मीडिया की ताकत इतनी है कि आपकी हर हरकत को देखा जा रहा है। जब हम विनोद कांबली की बात करते हैं तो मेरा मतलब ये था कि खिलाड़ी खुद को संभाल नहीं पाते या इसीलिए सक्सेस मिलने पर वो उस आई पैसे को भी थिंक ठीक से उपयोग नहीं कर आई थिंक पाते। उसकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही हमारे बच्चे पैरालम्पियंस बनते हैं, मैं पहली चीज़ उनको कहती हूँ कि अब अपना जीएसटी नंबर ले लीजिए, क्योंकि अब आपको जगह-जगह बुलाया जाएगा, आपको कैश अवार्ड्स दिए जाएँगे। हो सकता है आपके पास कोई टीवी एडवर्टाइज़मेंट्स या कुछ ऐसी ब्रांडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सीनियर खिलाड़ी का रोल भी और बहुत बड़ा हो जाता है। विद एक्सपीरियंस वी नीड टू टीच, और फेडरेशंस को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए एक खिलाड़ी को कैसे अपना आपको एज अ गुड रोल मॉडल। बिकॉज मैं खुद, क्योंकि जो बच्चे अब खेल रहे हैं, एक एक है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ पैरालंपिक कमेटी की, और एक है कि मैं उनकी माँ की उम्र की भी हूँ, और साथ में मैं भी एक पैरालंपियन मेडलिस्ट हूँ। तो मैं बच्चों को बहुत, काफ़ी जो यंग एथलीट्स हैं, मैं उनको समझाती थी कि जब आपको पद्मश्री मिल गया या आपको खेल रत्न मिल गया, आपको उस अवार्ड के सम्मान को भी मेंटेन रखना है। आप यूथ के आइकॉन हैं, आप जो करेंगे यूथ वो करेगा। तो धूम्रपान नहीं करना, आपने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना जो आपके इस राष्ट्रपति पुरस्कार को भी सम्मान उसका घटाए। तो ऐसी बातें हम सिखाते हैं, मुझे लगता है। और और आज आप उन बच्चों को या जनरल पब्लिक को अपने सक्सेस मंत्र के लिए क्या कहते हैं? मैं उनको बस एक ही बात कहती हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ आप अपनी तैयारी करें और अपना बेहतर देने की कोशिश करें। बाकी कोई प्रेशर नहीं लेना है, बिकॉज़ कंपटीशन में मेडल का होना और ना होना उस पे डिपेंड करता है कि उस वक्त आपने कंपटीशन प्रेशर को कैसे झेला है। तो एक तो मेंटल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एथलीट्स। जब आप खेलने जा रहे हैं तो आपका चित्त शांत होना चाहिए, खुश होना चाहिए, कोई दबाव में नहीं खेलना है, और टारगेट सिर्फ
अपना जो ग्राउंड पे आप करके निकले हो उससे थोड़ा सा बेहतर या उतना परफॉर्म करना है। तो वो बहुत मंत्रा है जो एक बड़े स्तर पे काम आता है। आप हरियाणा से हैं और वहाँ के लोगों ने आपको सिर आँखों पर बिठाया। वहाँ की बेटियाँ आपसे इंस्पायर हुई कि हाँ हमें भी दीपा मलिक जैसा नाम करना है? बहुत इंस्पायर हुई। मुझे तो कुछ महिला खिलाड़ी हैं जो अब अपने पति के साथ आती हैं, कोई पिता के साथ खेलने आती हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात कही तो मेरे को एक बार फिर ईश्वर को धन्यवाद कहने का मन हुआ जब उन्होंने कहा कि हमने अपने घर में बोला हम भी खेलेंगे। वो देखो उसको कितना मान सम्मान मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, पैसे भी बहुत मिले हैं। अब तो देखिए जब मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला था तो धनराशि 5 लाख की थी, आज 25 लाख की है। तो खेल रत्न मिला तो इतनी राशि है। अब पहले हम जब एशियाई खेलों में खेल रहे थे तो 1 करोड़ राशि थी, अब 3 करोड़ की राशि है। तो धनराशि भी इतनी मिलने लगी है। तो जब लड़कियों ने घर में बोला, बोला क्या खेलेगी, तू क्या खेलेगी? तो बोले वो खेल खेलूंगी जो दीपा मलिक खेलती है। बोले ओ दीपा मलिक वाला खेल खेलेगी, वो तो घड़ा सुतरा खेल से है, जरूर खेल। तो आप ये देखिए कि मैं पैरा खेल खेलूंगी, मैं पैरालंपिक्स की तैयारी करूंगी, नहीं, दीपा मलिक वाला खेल खेलेगी। ये अपने आप में कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अगर इससे हुँ। कुछ बच्चियों का स्पोर्ट्स में करियर बना तो मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हुई है। इससे जुड़ा एक सोशल एस्पेक्ट भी है। हरियाणा की मिट्टी में कुछ तो है, बहुत खिलाड़ी निकलते हैं। लेकिन जब बेटियों की बात आती है तो वहाँ का सेक्स रेशियो अब भी लोएस्ट है। बेटियों पर जान छिड़कते हैं जब वो मेडल लेकर आती हैं, लेकिन जी, बेटियाँ पैदा होती हैं इतनी कम क्यों? नहीं मुझे लगता है बहुत शिफ्ट आ गया है। नहीं, हाँ। लेटेस्ट फिगर्स अभी भी लो है। तो मुझे लगता है मेरे जैसे रोल मॉडल्स को और मेहनत करने की जरूरत है, या तो हमारी मेहनत में कुछ कमी बेटी है। बचाओ, बेटी पढ़ाओ को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और मैं इस मंच से और आपके पॉडकास्ट के द्वारा ये कहना चाहूंगी कि मैं खुद 2 बेटियों की माँ हूँ, जिसमें से मेरी अपनी बड़ी बेटी दिव्यांग होते हुए भी एशियाई पैरा खेलों में खेली है, राष्ट्रपति यूथ अवार्ड से सम्मानित है, सोशल सर्विस कर रही है, बहुत अच्छा अपना निर्वाह आत्मनिर्भर है। मेरी छोटी बेटी बीबीए एमबीए सोनीपत से जिंदल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके कॉरपोरेट में नौकरी कर रही है। दोनों बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हैं, आत्मनिर्भर है, और मेरी भी शक्ति है। तो ऐसा कुछ नहीं है आज के दुनिया में कि बेटियों को जो पीछे रोक सके। आप उन्हें पंख दीजिए, वो उड़ान भरने के लिए तैयार है। जब उड़ान की बात आती है तो आपके करियर में ज़रूर बहुत सारे माइलस्टोन्स रहे होंगे जो यादगार होंगे, जैसे जी। कि अंबानीज़ के यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट होना। मैं उसको मैं उसको शायद आर्थिक रूप से ना देखते हुए कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उन्होंने मेरा बर्थडे बनाया, मैं उसको उस रूप से देखूंगी कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया पेरिस 2024 में। और नीता अंबानी मैम जो खुद खेलों से जुड़ी हुई हैं, आईओसी की मेंबर भी हैं, और उनके चैनल ने अ, हमारा हाथ थामा आखिरी दिनों में, जब हमें कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहा था। तो जब तक दुनिया हमारे खेलों को देखेगी नहीं, तो उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो काफ़ी महंगे आते हैं, फिर उनके चैनल ने लिया। और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस भी रहा कि जब हम पैरालंपिक के मेडल्स को सेलिब्रेट कर रहे थे, जो कि 29 मेडल्स थे, तो उस दिन कोइंसिडेंटली मेरा जन्मदिन भी था और मेरे साथ सरबजोत का भी था। तो वो भी एक बहुत इंक्लूसिव सेलिब्रेशन हुआ, एक ओलंपियन एक पैरालंपियन का बर्थडे। और एक बहुत बॉलीवुड स्टार आपके लिए अ, गाना गा रहे हाँ, और वो तो वाकई ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो बहुत अच्छा लगा। बी प्राक और रणवीर सिंह हैं। दोनों थे। एक यादगार पल, और आई थिंक वो आया भी मात्र इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन को खेलों को समर्पित किया। तो अब कुछ हसरतें बाकी हैं या आपकी विश लिस्ट पूरी हो गई? हसरतें बहुत बाकी हैं अभी तो। किताब लिखी है इस वर्ष, क्योंकि 25 साल पूरे हो गए हैं। ज़रा और दिखाएँ, ये किताब है, आप, दिस देखिए। इज कॉल्ड ब्रिंग इट ऑन। हुँ। अभी हाल ही में लोहड़ी वाले दिन ये लॉन्च हुई है, जी। और हापर कॉलिंस के साथ इसका पब्लिकेशन हुआ है।
मुझे लगता है कि ये जर्नी जो लोग पढ़ेंगे और इंस्पायर होंगे। और अब मैं जो दायित्व संभाल रही हूँ, जिसमें मैं एशियाई पैरा खेलों की जो कमिटी है उसमें मेंबर हूँ। तो एशियन रीजन में अब तक तो ये था कि केवल भारत तक, अब एशियाई द्वीप में मेरे को पैरा स्पोर्ट्स में अपना योगदान देना है। दैट दैट कॉन्टिन्यूटी ऑफ गिविंग बैक, वो मेरे को कंटिन्यूअसली रखना है। और मुझे लगता है हसरत तब पूरी होगी जब मैं गर्व से कहूँगी कि मेरा पूरा भारत एक्सेसिबल है, सुगम्य है, मानसिकता में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। और वो दिन जब मैं आपके स्टूडियो में आके पॉडकास्ट करूं और वहां पे भी एक रैंप हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो है। खिलाड़ी को बहुत एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है, तो जब आपको चीट करना होता था कि बस आज मैं चीट कर सकती हूँ, तब आप क्या करते गोलगप्पे खाते। थे? मुझे बहुत शौक है गोलगप्पे खाने का। और स्वीट्स तो बिल्कुल ही मेरी डाइट से हटा दिया था, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और स्वीट्स को बिल्कुल अलग कर दिया था। तो बहुत अ, बहुत ही ज़्यादा दिल करता था, तो फिर इडली डोसा भी मेरा बहुत फेवरेट है। क्योंकि प्रोटीन के नाम पे चिकन, एग्स, फिश ये तो हम रोज खा ही रहे थे, हालांकि बहुत ब्लैंड खाना पड़ता था बिकॉज सॉल्ट से आपका वाटर रिटेंशन होता है। अम, तो मुझे अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल की चीज थी वो मीठे से बैर रखना, क्योंकि मैं बिल्कुल चीटी हूँ। मुझे बहुत मिठाई खाने का शौक है। जलेबी, रबड़ी, कुल्फी, अ, मतलब मैं बोलती जाऊंगी और आए पॉडकास्ट खत्म नहीं होगा। तो आई थिंक जिस दिन मैं चीट करती थी उस दिन एक थोड़ा बहुत मीठा, या फिर चाट जरूर खाया करती थी, या इडली डोसा ऐसा कुछ। लेकिन अब आप खा सकती हैं। हाँ, अब मैं खा सकती हूँ, लेकिन अब वही है कि अब मेरी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। मेरी उम्र 55 साल है, मेरी एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में आप सीटेड ड्यूटीज ज़्यादा करते जी। हैं, एक्सेसिव ट्रेनिंग नहीं। तो बहुत कॉन्शियसली मुझे वेट मैनेजमेंट करना पड़ता है, बिकॉज अगर शरीर बहुत भारी हो जाएगा तो व्हील चेयर पे बैठना, डायपर पहनना, नहाना, ये सब नॉर्मल एक्टिविटीज भी दूभर हो जाएंगी। राइट। और सो इसलिए थोड़ा वेट कंट्रोल पे तो ध्यान रखना ही पड़ता है, जो भी बहुत चैलेंजिंग है। थैंक यू सो मच दीपा जी, आपने थैंक इतना यू। वक्त हमें दिया और खुलकर बात की बहुत सारे मसलों पर। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस ज़रूर इंस्पायर होगी आपकी स्टोरी सुन के। बहुत बहुत थैंक यू मेरे इस मैसेज को। और इस मंच से निवेदन है कि ब्रिंग इट ऑन मेरी जो किताब है उसको आप पढ़िए। कहीं ना कहीं आपको उसमें शायद थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी प्रेरणा मिले और कोई एक बच्ची आगे आके खेलों से जुड़ जाए। आई एम श्योर ये इंस्पिरेशन ज़रूर लोगों को आपके ज़रिए मिलेगी। थैंक यू सो मच वंस थैंक अगेन। यू। थैंक थैंक यू सो मच।